परफेक्शन आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अरविंद पांडे और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बातचीत करने जा रहे हैं वो टॉपिक करेंट से संबंधित है और ये टॉपिक दरअसल मुद्रास्फीति से संबंधित है। अभी हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा थोक मूल्य सूचकांक जारी किए गए हैं और इस थोक मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े थे वो काफ़ी सरप्राइज करने वाले थे, काफ़ी आश्चर्य करने वाले थे। और ऐसा इसलिए चूँकि पिछले 7.5 सालों का जो रिकॉर्ड था मुद्रास्फीति का वह टूट गया। 2015 में -3% लगभग थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े गए थे और आज यानी कि मई 2023 में जो थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी हुए हैं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, ये आंकड़े भी -3.48% वो आंके गए हैं। तो क्या होता है थोक मूल्य सूचकांक, क्या होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इनके आंकड़े कब प्रकाशित होते हैं, ये कंप्लीट पूरी जानकारी आज हम लोग अपने सेशन में करने वाले हैं। और इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक से रिगार्डिंग यानी कि महंगाई को मेजर करने के लिए जो सूचकांक बने हैं उन सूचकांक पर आधारित हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे आज का सेशन। महंगाई से राहत ऐसा सरकार को लगता है कि ये सूचकांक के नीचे जाने से देश में आम जनता के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। थोक मूल्य सूचकांक 7.5 साल के अपने निचले स्तर पर वर्तमान में मेजर किया गया है। तो शुरू करेंगे एक प्रश्न के साथ अपने टॉपिक को। मई 2023 के ये आंकड़े हैं और पूछा जा रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक में कितना प्रतिशत ये आंकड़ा बना हुआ है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन तो ऋणात्मक में दर्ज वृद्धि दर्ज आंकड़े बता रहे हैं और एक आपका धनात्मक है। तो सही इसका उत्तर होगा -3.48%। यानी कि जो थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े हैं वाणिज्य मंत्रालय इसको प्रति माह पर जारी करता है। जैसे मई के आंकड़े जून में जारी होते हैं, जून के आंकड़े जुलाई में जारी होंगे। तो इस प्रकार से मई के आंकड़े जून में जारी हुए हैं और ये ऋणात्मक वृद्धि दर्ज दर्शा रहे हैं। -3.48% पर यह थोक मूल्य सूचकांक पहुंच चुका है। तो इससे संबंधित और क्या कुछ फैक्ट हम लोग देख सकते हैं, ये बात तो एकदम क्लियर है। -3.48% पर थोक मूल्य सूचकांक आ चुका है इस समय। इसके अलावा बात करें तो एक रिकॉर्ड भी टूटा है। ये 7.5 साल का अपना सबसे निचला स्तर यह सूचकांक बता रहा है। इसके अलावा बात करें अगर पिछले महीने की तुलना करें, पिछले माह की तुलना करें, अप्रैल माह की तुलना करें जिसके आंकड़े मई में प्रकाशित हुए थे, तो अप्रैल 2023 में थोक मूल्य सूचकांक वो -0.92% का वह आंकड़ा दर्ज कराया था, यानी कि ऋणात्मक ही था पिछले माह भी। इसके अलावा महंगाई का एक दूसरा सूचकांक होता है जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इस सूचकांक की खास बात क्या होती है आगे हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये जो सूचकांक दूसरा सूचकांक है जो महंगाई को दर्शाने वाला प्रमुख सूचकांक है वर्तमान में, तो इसके जो आंकड़े आए हैं मई 2023 के, इसके अंतर्गत कहा गया है कि CPI धनात्मक बना हुआ है, यानी कि 4.25% पर ही खुदरा महंगाई दर यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या यूँ कह लें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े अभी धनात्मक रूप में बने हुए हैं और ये 4.25% पर इनकी वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आपका करेंट डेटा रहा, ये आंकड़े रहे जो बताए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। हालांकि बता दें आपको कि ये जो थोक मूल्य सूचकांक पर जो महंगाई की गणना होती है इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है। और वहीं पर बात करें अगर खुदरा महंगाई दर की बात करें या रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें तो ये आंकड़े दरअसल प्रकाशित किए जाते हैं NSO के द्वारा। NSO बोले तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा प्रत्येक माह खुदरा मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। हालांकि CPI के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 आंकड़े होते हैं। उन चारों आंकड़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग विस्तृत बातचीत करने वाले हैं। तो ये आपका आंकड़ा रहा, ये आंकड़ा ऋणात्मक में होने के कारण ये भी दर्शा रहा है कि थोक मूल्य पर यानी कि उन सभी वस्तुओं और सेवाओं का जिनका हम उपभोग प्रतिदिन आधार पर करते हैं, जो सामान्य वस्तुएं और सेवाएं हैं, इनमें ऋणात्मक महंगाई का मतलब ये है कि मांग में काफ़ी कमी देखी गई है। यानी कि बाजार में तरलता की कमी है, बाजार में मांग की कमी है, जिसकी वजह से कीमतों में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। हालांकि अगर इसको महंगाई कहा जाए तो ये गलत है, मुद्रास्फीति नहीं है ये। और मुद्रास्फीति ये तब होता है जब इसके आंकड़े धनात्मक में होते हैं। लेकिन अगर ये मुद्रास्फीति के आंकड़े धनात्मक की जगह ऋणात्मक में हो जाए
तो इसको हम मुद्रा अवस्फीति कहते हैं डिफ्लेशन इंग्लिश में एक शब्द होता है। तो हालांकि ये बहुत ही उपयुक्त शब्द होगा कि अगर मुद्रास्फीति के आंकड़े -3.48% पर हैं तो हम कह सकते हैं कि डिफ्लेशन जो है वर्तमान में, यानी मुद्रा अवस्फीति वर्तमान में -3.48% पर है। यानी आप यूं कह लें कि जो ऋणात्मक मुद्रास्फीति है उसी को अवस्फीति कहते हैं, उसी को डिफ्लेशन कहते हैं। ये कैसे मेजर किया जाता है, इसके बारे में पूरी बातचीत, पूरी जानकारी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बातचीत करेंगे हम लोग WPI के बारे में, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे थोक मूल्य सूचकांक के बारे में। तो आप इस नाम से देख सकते हैं कि ये जो आंकड़े होते हैं वह थोक मूल्य पर जारी किए जाते हैं। थोक मूल्य का मतलब क्या होता है? दो प्रकार के मूल्य पर महंगाई की गणना होती है, एक थोक मूल्य और एक रिटेल प्राइस यानी खुदरा मूल्य। जैसे हमें एक पेन खरीदना है, तो ये जो पेन है हमको अगर 1 यूनिट खरीदना है तो हमें रिटेल प्राइस पर मिलेगा यानी खुदरा मूल्य पर मिलेगा। लेकिन अगर एक पूरे बंडल को खरीदना है तो ये पेन हमको थोक मूल्य पर मिलेगा, यानी कि हम जिससे सामान खरीदते हैं वो रिटेलर होता है, हमको रिटेल प्राइस पर सामान देता है। लेकिन रिटेलर जिससे सामान लाता है वो होलसेलर से लाता है और वो ज़्यादा क्वान्टिटी चूँकि खरीदता है, तो ज़्यादा क्वान्टिटी खरीदने से उसको जो है वह मूल्य यानी वह सामान थोड़ा सस्ता मिलता है और फिर वो रिटेल में MRP पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस के आसपास मूल्य पर हमें वो बेचने का काम करता है। तो ये दो प्रकार के मूल्य हैं, एक रिटेल प्राइस है और एक होलसेल प्राइस है। तो हम लोग महंगाई की गणना जिस सूचकांक पर करने जा रहे हैं वो दरअसल कौन सा सूचकांक है? थोक मूल्य सूचकांक है। तो इस सूचकांक में एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो महंगाई की गणना होती है वह गणना थोक मूल्य पर होती है, यह रिटेल प्राइस पर जो है गणना नहीं होती है। तो जो है ये थोक मूल्य सूचकांक पर गणना होती है। एक बात और आपको समझना होगा, परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है, आधार वर्ष क्या है थोक मूल्य सूचकांक का? तो आधार वर्ष फिलहाल अभी चेंज नहीं हुआ है, वर्तमान में इसका अभी आधार वर्ष 2011-12 है। अब आप ये कहेंगे सर तुलना कैसे की जाती है? तो तुलना किए जाने के लिए थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत एक बास्केट का प्रयोग होता है। बास्केट का मतलब एक जो है एक टोकरी का प्रयोग होता है और इस टोकरी में वर्तमान में 2017 में संशोधन हुआ था और संशोधन के अनुसार वर्तमान में टोटल कितने आर्टिकल हैं? 697 आर्टिकल हैं। और इन आर्टिकल्स को आप ऐसे कह सकते हैं कि वर्तमान में 697 वस्तुएं यानी 697 वस्तुएं उपलब्ध हैं एट प्रेजेंट में। इस बास्केट में 2017 में अंतिम संशोधन हुआ था। तो ये बास्केट क्या है, जरा इस बास्केट को हम लोग समझते हैं। ये एक सामान्य बास्केट हम लोग बनाते हैं और इस बास्केट में मैंने कहा कि 697 वस्तुएं रखी गई हैं। इन 697 वस्तुओं को और ठीक से समझने के लिए इस बास्केट को आप 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। इसमें से पहले भाग को आप नाम दे देंगे सर प्राथमिक वस्तु कहेंगे, दूसरे भाग को आप कहेंगे सर ये विनिर्मित वस्तु है और तीसरे भाग को आप कहेंगे सर ये ईंधन एवं ऊर्जा से संबंधित वस्तुएं हैं। तो अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर इन कुल वस्तुओं में से किसका कितना भाग होगा, यानी किसका वेटेज ज़्यादा होगा और किसका वेटेज कम होगा। तो 697 वस्तुओं में जो सबसे अधिक भार जिन वस्तुओं का है वो है विनिर्मित वस्तुएं, यानी 564 वस्तुएं हैं। और वहीं पर बात करें प्राथमिक वस्तुओं की बात करें तो 117 वस्तुएं हैं और लगभग 16 आइटम जो है ईंधन एवं ऊर्जा से संबंधित हैं। अब इनके बारे में एक एक लाइन में समझ लेते हैं। प्राथमिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं को हम प्राकृतिक या रॉ मटेरियल के तौर पर प्रयोग करते हैं या हम सीधे जो है बिना किसी मैन्युफैक्चरिंग के हम उसका उपभोग करते हैं, जैसे दाल, चावल, चीनी, दूध, फल, घी, सब्जी, मीट, मांस, ये जितने भी आइटम हैं उन सभी वस्तुओं को हम प्राथमिक गुड्स कहते हैं। लेकिन अगर उनको फर्मों के द्वारा, किसी इंडस्ट्री के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा प्रोसेस कर दिया जाए, उनकी पैकिंग की जाए, उन पे टैक्स भी पे किया जाए तो ये वस्तुएं विनिर्मित बन जाती हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर गुड्स बन जाती हैं। और पूरे बास्केट में सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं विनिर्मित वस्तुओं का ही देखा जाता है। और इसके अलावा ईंधन एवं ऊर्जा के अंतर्गत जितने भी ईंधन ऊर्जा देने वाली वस्तुएं हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल है ना, LPG, CNG, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी वस्तुएं लगभग जो है वह ईंधन एवं ऊर्जा से संबंधित हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक भार पूरे बास्केट में विनिर्मित वस्तुओं के पास है, उसके बाद दूसरे स्थान पर प्राथमिक वस्तुएं और उसके बाद जो है ईंधन एवं ऊर्जा से संबंधित वस्तुएं हैं। ये टोटल 16 वस्तुएं हैं, यानी कि 16 वस्तुएं हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 697 वस्तुएं हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये थोक मूल्य सूचकांक का बास्केट है। टोटल आइटम कितने हैं? 697। अब इन 697 वस्तुओं में कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और कुछ वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं।
लेकिन अगर एवरेज जो चेंज आया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि सर थोक मूल्य सूचकांक 0% है, यानी कि कोई भी महंगाई का सूचकांक दर्ज नहीं किया गया। लेकिन इन सभी आइटम में ज़्यादा वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं और केवल कम ही वस्तुओं की कीमतें गिरी हैं, तो ओवरऑल कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और ये जो कीमतों में बढ़ोतरी होगी इसे दरअसल थोक मूल्य सूचकांक के नाम से जानते हैं, या इसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। एक बेसिक एग्जांपल लेकर एक फार्मूले के माध्यम से थोड़ा सा इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस पूरे बास्केट की कीमत कितनी रुपए है? 100 रुपये है। ये 100 रुपये पिछले जो है वर्ष के इसी माह में रहा है और वर्तमान में इसकी कीमत कितनी हो गई? 105 रुपये। यानी पिछले वर्ष मई माह में ये पूरा बास्केट खरीदते तो हमें 100 रुपये में मिलता, और अगर यही पूरा बास्केट हम इस साल मई माह में खरीद रहे हैं तो कितने मिल रहा है? 105 रुपये मिल रहा है। तो अब ज़रा देखिएगा, ये जो 100 रुपये पिछले वर्ष की कीमत है इसको हम लोग आधार वर्ष की कीमत कहते हैं। कौन सी कीमत कहते हैं? आधार वर्ष की कीमत कहते हैं। और जिस वर्ष से आप तुलना करते हैं वो दरअसल इसमें वर्तमान वर्ष की कीमत कहलाता है। कौन सी कीमत कहलाता है? वर्तमान वर्ष की कीमत कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला है कि वर्तमान वर्ष की कीमत में से आपको क्या करना है? आधार वर्ष की कीमत को आपको घटा देना है और आधार वर्ष की कीमत से आपको डिवाइड कर देना है इनटू 100%, और ये बन जाएगा आपको इन्फ्लेशन को निकालने का फार्मूला। अब 5/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट इन्फ्लेशन आ गया? 5%। तो ये जो 5% पिछले साल कुल वस्तुओं की कीमतों में और वर्तमान वर्ष की कुल वस्तुओं की कीमतों में जो प्रतिशत चेंज ये दिख रहा है, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो आई थिंक इस बास्केट में जितने आइटम हैं उन सभी आइटम में कीमतों की तुलना पिछले वर्ष के उसी माह से वर्तमान वर्ष के उसी माह से तुलना की जाती है, और ये तुलना में जो वृद्धि निकलेगी वह वृद्धि मुद्रास्फीति कही जाएगी। हालांकि यह वृद्धि अगर धनात्मक है तो मुद्रास्फीति, अगर ऋणात्मक है तो इसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, यानी मुद्रा अवस्फीति के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो थोक मूल्य सूचकांक -3.48% आया है, ये दरअसल ऋणात्मक यानी निगेटिव इन्फ्लेशन है, जिसे आप बेहिचक डिफ्लेशन कह सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर ये डिफ्लेशन का दौर जारी रहेगा आने वाले वर्षों में तो भारत मंदी की चपेट में भी आ सकता है, क्योंकि डिमांड जब बहुत तेजी से गिरेगी, कीमतें जब लगातार तेजी से गिरेंगी तो जो प्रोड्यूसर होगा वो प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट कर देगा, और जब प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट करेगा तो बेरोजगारी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और याद रखिएगा, मंदी का आधार ही यही होता है, यानी मंदी को डिक्लेयर करने का बेस ही यही होता है कि जब किसी देश की जीडीपी लगातार गिर रही है और उस देश में बेरोजगारी कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। तो अगले 2, 3, 4 तिमाही के अंदर ये अनाउंस हो जाएगा कि ये फला देश जो है वो मंदी की चपेट में आ रहा है या आने वाला है। तो आई थिंक ये थोक मूल्य सूचकांक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ मुख्य बातें याद रखिएगा। आधार वर्ष 11-12 है, ये थोक मूल्य पर इसकी गणना की जाती है। इस पूरे बास्केट में सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को ही कंसीडर किया जाता है। इस सूचकांक में याद रखिएगा सेवाएं जो है वह शामिल नहीं है, केवल वस्तुओं की गणना करने वाला है ये, या वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन बताने वाला ये मुख्य रूप से सूचकांक है। एक और बात आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और वो बात ये है कि ये जो सूचकांक है तो उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी ये जो सूचकांक है उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब एक्चुअली में खाद्यान्न जो वस्तुएं होती हैं उनमें जो कीमतों में वृद्धि होती है उसको बताने वाला ये मुख्य सूचकांक है। तो इस सूचकांक को जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हेडलाइंस इन्फ्लेशन है, थोक मूल्य पर निकाला जाता है। और अगर इस सूचकांक के बारे में थोड़ी और बात करें तो सन 2014 के पहले ये सूचकांक बहुत ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन 2014 के बाद से उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर इस सूचकांक की जगह पर एक नए सूचकांक को इंट्रोड्यूस किया गया, और उस सूचकांक का नाम है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और CPI के आने के बाद WPI का जो प्रचलन है, WPI का जो उपयोग है वो जो है कंटिन्यूअस गिरता गया। वर्तमान में बात करें अगर तो जो है WPI आज भारत में मुख्य सूचकांक नहीं है।
इसके ऋणात्मक में जाने पर भी सरकार बिल्कुल टेंशन फ्री है। सरकार कह रही है आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो देश में महंगाई का मुख्य सूचकांक है वो अब CPI बन चुका है। तो WPI के ऋणात्मक में जाने पर आपको किसी प्रकार का कोई भी जो है टेंशन नहीं लेना है, किसी प्रकार से अर्थव्यवस्था परेशान नहीं है। इस बात को सरकार बताते हुए नहीं थक रही है। तो ये WPI का आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये 2014 के पहले हमने बताया कि ये भारत में प्रमुख सूचकांक रहा है और इसका रीजन ये रहा कि थोक मूल्य पर जब वस्तुओं की कीमतों का कैलकुलेशन या जब कीमतों को निकाला जाता है बाजार स्तर पर, तो इनको निकालना आसान होता है। क्योंकि याद रखिएगा, रिटेल प्राइस पर कोई भी एक वस्तु अलग अलग कीमत पर मिल सकती है, लेकिन थोक मूल्य पर पूरे भारत में लगभग कीमतों में समानता देखी जा सकती है। तो इसलिए भारत में थोक मूल्य पर जो है कीमतों को आसानी से चूंकि कलेक्ट किया जा सकता था, इसलिए भारत में दशकों तक इसी सूचकांक पर महंगाई के आंकड़े जारी होते रहे हैं। तो ये WPI का पूरा कॉन्सेप्ट रहा। और अभी हम लोग बढ़ते हैं CPI की तरफ, यानी अभी हम लोग बढ़ते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ। क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी क्या है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जैसा कि हमने आपको बताया कि WPI 2014 के पहले बहुत ही प्रचलित रहा, लेकिन 2014 के बाद से इसका जो प्रयोग रहा वो क्या हुआ, कम होता गया। और उसका रीज़न ये था कि उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर एक नए सूचकांक को इंट्रोड्यूस किया गया और उस सूचकांक का नाम क्या था, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब WPI के इतने बड़े स्तर पे फेल होने का रीज़न क्या था, ये आप लोग खुद भी बता सकते हैं। आप मुझे बताइए, जब हम मुद्रास्फीति की परिभाषा बात करते हैं या मुद्रास्फीति को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार मूल्य वृद्धि महंगाई है या मुद्रास्फीति है। ये बताइए आप मुझे कि WPI में क्या सेवाओं का कैलकुलेशन कहीं हो रहा था क्या? यानी कि सेवाओं का कैलकुलेशन तो होलसेल प्राइस इंडेक्स करता ही नहीं है। इसका मतलब आप मुझे बताइए कि कोई एक व्यक्ति है, अपनी आय का सारा हिस्सा क्या वो वस्तुओं के उपभोग पर ही खर्च करता है क्या वो सेवाओं का उपभोग नहीं करता है क्या? तो क्या सेवाओं में कीमतों में वृद्धि क्या महंगाई नहीं दर्शाएगी या क्या महंगाई नहीं कही जाएगी? तो ये एक प्रश्न जो है उठा कि जो है वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों में सम्मिलित रूप से जो वृद्धि होगी उसको दिखाने वाला जो नया सूचकांक है, उस सूचकांक का नाम क्या होगा, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसी को रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा महंगाई दर के नाम से हम इसे जानते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन, CPI को क्यों लाया गया? जब हम थोक मूल्य सूचकांक पर महंगाई निकालते हैं तो थोक मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर उपभोक्ता को सामान नहीं मिलता है, रिटेलर को सामान मिलता है। लेकिन जब CPI की बात करते हैं तो CPI वह कीमत होती है, यानी वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर उपभोक्ता को जो है सामान मिलता है। तो आप मुझे बताइए कि जिस मूल्य पर उपभोक्ता को सामान मिल रहा है उस मूल्य पर महंगाई की गणना करना ज़्यादा ऑथेंटिक होगा या जिस मूल्य पर होलसेलर सामान खरीद रहा है उस मूल्य पर गणना ज़्यादा ऑथेंटिक होगा? भाई महंगाई का भार तो अंततः उपभोक्ता के ऊपर ही तो पड़ रहा है ना। तो हमारे ऊपर जिस कीमत का भार पड़ रहा है, अगर उस कीमत पर सरकार महंगाई निकाले तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा महंगाई का बेहतर सूचकांक बताने वाला कोई दूसरा सूचकांक नहीं होगा। तो सन 2014 के बाद जो एक नया सूचकांक प्रचलन में आया उस सूचकांक को हम कहते हैं CPI, यानी उस सूचकांक का नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसे हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से भी हम जानते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होगा, इसे हम खुदरा महंगाई दर के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसकी सबसे खास बात क्या है, पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं बेस ईयर क्या है इसका, यानी आधार वर्ष क्या है। तो इसका आधार वर्ष है 2011-2012। और इसमें एक सबसे खास बात, जब इसमें महंगाई की गणना होती है तो इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों को इंक्लूड किया जाता है, एज वेल एज गुड्स एंड एज वेल एज सर्विसेज, ये दोनों को इंक्लूड किया जाता है। और ये दोनों को इंक्लूड करने के बाद ये मुद्रास्फीति को बताने वाला या महंगाई को बताने वाला एक बड़ा सूचकांक बन जाता है। अब CPI के अंतर्गत बात करें तो मुख्य रूप से 4 जो है आंकड़े प्रकाशित होते हैं, यानी CPI के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 सूचकांक आते हैं। एक आता है CPI IW, एक आपका आएगा, इसको हम कहते हैं CPI रूरल, एक आंकड़ा आएगा जिसको हम कहते हैं CPI अर्बन, और इसके अलावा बात करें CPI कंबाइंड। अब इन चारों अलग अलग इंडेक्स के आधार पर
ये सूचकांक निकाले जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया वो CPI IW है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर, यानी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिविंग स्टैंडर्ड को आधार बना करके यह महंगाई का सूचकांक निकाला जाता है। लगभग 76 जो है 76 से अधिक 76 के आसपास जो है औद्योगिक इकाइयों से, औद्योगिक क्षेत्रों से आंकड़े को इकट्ठे किए जाते हैं और ये सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। इसकी कुछ खास बातें हैं। खास बातें ये हैं कि इसका जो आधार वर्ष है, याद रखिएगा कभी भी पूछा जाएगा तो इसका आधार वर्ष कितना है, 2016। WPI का भी आधार वर्ष 11-12 है, CPI का भी आधार वर्ष 11-12 है, लेकिन CPI में इंडस्ट्रियल वर्कर का आधार वर्ष कितना है, 2016 है। वहीं पर इन सब की अगर बात करें तो इन सब का आधार वर्ष, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इन सब का आधार वर्ष कितना है, 2011-2012 है। क्लियर है बात यहाँ पर। अब कुछ और बातें, जैसे आधार वर्ष तो क्लियर हो गया। अब हम बात करें CPI के बारे में, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता किस सूचकांक पर तय होता है। तो याद रखिएगा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता CPI पर ही तय होता है, लेकिन CPI में किस सूचकांक पर, तो ऑलवेज रिमेंबर CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर है, इसी इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़ों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के डियरनेस अलावेंसेस को, यानी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को क्या किया जाता है, तय किया जाता है। और एक और ख़ास बात याद रखना है, इस आंकड़े को जो है जारी करने का काम श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। हालांकि जो CPI है ये NSO द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इसमें से जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर है, इस आंकड़े को लेबर ब्यूरो यानी कि श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और हालांकि इन तीन आंकड़ों की बात करें, इनका आधार वर्ष 11-12 है और इनके आंकड़े जो है वो कौन जारी करता है, NSO जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इनके आंकड़े प्रति माह प्रकाशित होते हैं। प्रति माह ही WPI के आंकड़े भी आएंगे और प्रति माह ही CPI के भी आंकड़े आएंगे। आई थिंक हम लोगों ने ये बात डिस्कस फिलहाल नहीं की है जैसे लग रहा है। यस, थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि जो है जो वाणिज्य मंत्रालय है, ये थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े को प्रति माह जारी करता है। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। ये 3 प्रकार के आंकड़े हैं। हम लोग जब अपनी क्लासेस करेंगे कभी भी इस टॉपिक पर, तो इन आंकड़ों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में चर्चा होगी और ज़्यादा डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। तो अगर बात करें हम लोग इन दोनों सूचकांक की तुलना की बात करें अगर, तो कह सकते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक यानी भारत में महंगाई को बताने वाला या महंगाई को दर्शाने वाला मुख्य रूप से 2 सूचकांक हैं, एक थोक मूल्य और एक रिटेल प्राइस। थोक मूल्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को बताता है, लेकिन CPI यानी कि रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है, रिटेल इन्फ्लेशन, ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों में परिवर्तन को दिखाता है। थोक मूल्य और जो है खुदरा मूल्य, इन दोनों का आधार वर्ष लगभग सेम है। एक और बात, थोक मूल्य पर यानी कि बाजार में थोक मूल्य पर आंकड़ों के आधार पर महंगाई के आंकड़े को बताता है, वहीं रिटेल प्राइस या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वह खुदरा मूल्य पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर महंगाई के सूचकांक को बताता है। और अगर हम बताएं तो वर्तमान में WPI की जगह पर जो सबसे प्रमुखता से आंकड़े प्रकाशित किए जा रहे हैं वह CPI के आंकड़े हैं, यानी कि WPI की जगह पर जिसने जगह ले ली है वर्तमान में, जिसने स्थान ले लिया है WPI का, वो CPI बन चुका है। यानी अगर एक लाइन में कहें तो वर्तमान में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भारत में महंगाई को मेजर करने का सबसे बड़ा सूचकांक है। यानी अगर पूरी दुनिया को किसी को भारत में महंगाई समझना है तो सरकार कहती है आप WPI नहीं, आप CPI के आंकड़े के आधार पर भारत में महंगाई की दशा और दिशा दोनों को समझ सकते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। WPI और CPI में एक अंतर भी पता चला होगा। इसके आंकड़े हर माह प्रकाशित किए जाते हैं, तो हर माह हम लोग इनके आंकड़ों को डिस्कस करते रहेंगे। इन पर आधारित एक प्रश्न भी हम लोग करते हैं और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज, वर्ष 2017 में किए गए संशोधन के अंतर्गत इस बास्केट में वर्तमान में 697 वस्तुएं रखी गई हैं। आपको बताना है कि क्या ये सही है।
दूसरा है, इन आंकड़ों को वाणिज्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक के बाद। क्या ये सही है? तीसरा ऑप्शन है, इस बास्केट को कम से कम 5 वर्षों के उपरांत या अधिक से अधिक 10 वर्षों के भीतर संशोधित किया जा सकता है। ये बास्केट का मतलब जो है हम लोग कह रहे हैं जो थोक मूल्य सूचकांक का जो बास्केट था जिसमें 697 आर्टिकल्स थे, तो क्या ये इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सही है क्या? या चौथा ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही, ज़रूर बताइएगा ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।